रहा है उस सेशन में आपको हम बताने वाले हैं एक्सेल के कैलकुलेशंस इसके बारे में। एक्सेल के ऊपर जो हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंडीशंस का टॉपिक है। ये किस तरीके से आप कंडीशंस यूज करो ताकि आप अपने रिजल्ट को पा सकते हो। देखिए कंडीशंस एक्सेल में ही नहीं पूरी की पूरी कंप्यूटर में और हमारे लाइफ में बहुत यूजफुल है और मीनिंगफुल होता है। बिना कंडीशंस आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब तक आपके कंडीशंस ना हो तब तक आप एक्सेल में या कहीं भी कोई कदम नहीं उठा सकते। जैसे कि आपको मान लो इंसेंटिव देना है, तो इंसेंटिव में कंडीशंस है कि भैया सेल इतनी होनी चाहिए तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो उसी तरीके से हर चीज़ में हमारे पास कंडीशंस होते हैं और कंडीशंस हमें देने पड़ते हैं। आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, तो चलिए हम कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हम कुछ सेल, मान लीजिए हम कुछ फिगर रखते हैं। यहाँ पे सेल्स का फिगर है, जैसे कि यहाँ पे हमने कोई सेल्स का फिगर यहाँ पे रख दिया। अब इसमें मुझे कंडीशन लगाना ये है कि जो मतलब कि इन पे हमें ये देना है, इंसेंटिव देना है। तो इंसेंटिव का रूल है कि किसी ने अगर सेल 50 से 50 से ऊपर किया है तो हमें सेल देना है, नहीं तो नहीं देना है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये सेल्स, कौन कौन सेल्स हमारे 50 से ऊपर है। जस्ट चेकआउट करना है कि ग्रेटर दैन 50 कौन कौन है। तो ग्रेटर दैन 50 कौन कौन है, जस्ट ये चेक करना है। तो जैसे हमने आपको लास्ट क्लासेस में मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में बताया था, उस तरह से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं, जैसे कि इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। तो इसको यूज करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। जैसे मुझे यहाँ चेक करना है कि जस्ट यहाँ पे ये चेक करना है कि ग्रेटर दैन 50 है कि नहीं है, तो मैं जस्ट यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे यहाँ इसको सिलेक्ट करूँगा और बोलूँगा, लगाऊंगा ग्रेटर दैन 50। कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ग्रेटर दैन 50 होगा तो ट्रू आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। ठीक है। अगर मुझे इस ट्रू एंड फॉल्स को एक अपना रिजल्ट देना है, इन जो ऑपरेटर हम यूज करेंगे तो वो जो कंडीशंस है अगर वो सही होगा तो वहाँ पे ट्रू, फॉल्स होगा, माने कंडीशन गलत होगा तो फॉल्स आएगा। अगर मुझे इन पे अपना खुद का कंडीशन अप्लाई करना है, हम अपनी खुद की कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं इफ फॉर्मूला। तो इफ एक तो है इफ को जो हम लगाते हैं, तो इफ के सिंटैक्स के बारे में जान लीजिए। इफ फॉर्मूले में 3 चीजें होती है। लॉजिकल टेस्ट, मतलब कि इसमें ट्रू एंड फॉल्स आपको देना होता है। इसके बाद आपका वैल्यू ट्रू या वैल्यू फॉल्स, कि जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कर दिया। अगर B2 ट्रू है तो क्या आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हुआ है। फॉर्मूले के अंदर जब भी कोई टेक्स्ट यूज करोगे तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में यूज करोगे, नंबर को इन्वर्टेड कॉमा में डालने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि B2, अगर B2 ट्रू है तो यहाँ पे Y आएगा, अगर B2 फॉल्स है तो N आएगा, क्योंकि इसको लॉजिकल टेस्ट ट्रू एंड फॉल्स में होता है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें सेटिंग होती है कि अगर ट्रू आया तो वैल्यू ट्रू दिखा, यहाँ पे वैल्यू ट्रू दिखाएगा, अगर वैल्यू फॉल्स आया तो यहाँ पे फॉल्स का पार्ट दिखाएगा जो हमने डाल रखा है। तो इस तरह से कॉमा से सेग्रीगेट हमने किया, एंटर मारते Y आया। तो अब जरूरी नहीं कि मुझे इसके लिए लॉजिकल टेस्ट अलग ही लगाना पड़ेगा, लेकिन हम इसको एक साथ भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किया कि इफ अगर A ग्रेटर दैन 50 है, सॉरी ग्रेटर दैन 50 है, तो यहाँ पे Y आए, नहीं तो N आए, Y आए। तो हम देखिए, मैं इसी अलग अलग करके दिखाने के फायदा आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये समझ जाए कि जो ग्रेटर देन 50 है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इफ। ये इसका एक अलग अपना अस्तित्व है। हम यहाँ पे 2 फॉर्मूले को आपस में मर्ज किए हैं। तो बेसिकली इफ को क्या चाहिए होता है, ट्रू एंड फॉल्स चाहिए होता है। ठीक है। तो इफ लगाने का तरीका क्या है कि इफ कंडीशंस और जो मान लो कि ट्रू पे आए या जो फॉल्स पे आए वो यहाँ पे आप दे सकते हो। क्लियर है? विदाउट अगर हम अनदर एग्जांपल देखें,
अनदर एग्जांपल देखिए हम, तो अनदर एग्जांपल में यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बताता हूँ आपको। हाँ, मान लीजिए कि मेरे पास एक अलग डेटा है, मान लीजिए स्कोर आया हुआ है, स्कोर। स्कोर मतलब कि उनके ये आए हुए हैं, रिजल्ट्स आए हुए हैं, मार्क्स आए हुए हैं, और मुझे इस पे पास और फेल करना है। मुझे यहाँ पे करना है कि अगर ए 61 यहाँ पे, कि अगर ए ग्रेटर देन 50 है, सॉरी ग्रेटर देन 40, 40 के पास मान लीजिए ग्रेटर देन 40 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो पास आए वरना फेल आए। हमें यहाँ पे जस्ट रिजल्ट शो करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि सॉरी इफ अगर ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40, तो यहाँ पे क्या है, पास आए, नहीं तो फेल आए। एंटर मार दिया और इसको नीचे तक हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आ गया पास। तो हमने क्या दिया, हमने दिया कि इफ अगर A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो पहला कंडीशन पास है, दूसरा कंडीशन फेल है। ये हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसको दे दिया। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये है, अब इसमें हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, MRP है। मनीष जी म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। अब क्या है कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे हम बेचने हैं, कोई MRP है हमारे पास, और हमारे पे उस पर टैक्स निकालना है। तो टैक्स बोलता है कि टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर 500 से नीचे का आपका अगर कोई ये है, माने कि आपके पास अगर लेस देन 500 है, लेस देन 500 है, तो आपको जो है टैक्स 2% देना है। अगर आपके पास ग्रेटर देन 500 है, तो आपको क्या देना है, 12%। बैड टैक्स जो भी हो। यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इफ का, कि इफ अगर ए इज लेस देन इक्वल टू 50, 500 माफ कीजिए 500 या लेस देन 500, जो भी आप कंडीशन हो कंडीशन यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो मुझे यहाँ पे क्या शो करना है, 239 का 2%। तो मैं यहीं पे इसको कैलकुलेशन कर दूंगा कि A2 मल्टीप्लाई बाई 2%, मतलब कि A2 का 2%। ऐसा नहीं होता है तो क्या हो, A2 का 12%, क्योंकि अगर लेस देन 500 नहीं होगा तो ग्रेटर देन 500 होगा, तो उसका 12%। तो हम इस तरह से इसके अंदर में कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। हमने क्या लगाया कि इफ A2 इज लेस देन इक्वल टू 500, तो क्या करें, A2 का 2% दिखाए। इफ A2 इज मल्टीप्लाई बाई नहीं होगा तो A2 की मल्टीप्लाई कर देगा 12%, तो 12% दिखा देगा यहाँ पे। ये आपके पास इस तरह से आ गया। क्लियर है, कोई डाउट? एग्जाम्पल समझ में आया आपको? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये आ रहा है E3 E4। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास टाइम है, टाइम ये टाइम आया हुआ है।
अब इसमें एक आता है कि अगर टाइम हमारा इसमें क्या है कि ओवर टाइम है, तो मैं बोलता हूँ कि रात के 8 बजे के बाद जो भी रुकेगा उसको ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, ओवर टाइम एक फिक्स ओवर टाइम है कि आपको 500 रुपये ओवर टाइम मिलना है, 200 रुपये ओवर टाइम मिलना है, लेकिन किसको मिलना है? जो रात के 8 बजे से बाद में रुका है। तो यहाँ पे अब कैसे ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम इस नहीं कर सकते हैं कि इफ ए इजकल टू इज ग्रेटर देन 8/00, ऐसे नहीं लिख सकते हम, PM नहीं लिख सकते क्योंकि टाइम फॉर्मेट में है। तो टाइम फॉर्मेट में है तो मुझे ऊपर पे कहीं और टाइम लिख दीजिए, सबसे अच्छा आसान तरीका। और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप कहीं एक जगह पे जो टाइम चाहते हैं उस टाइम को मेंटेन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 मतलब कि 8 बजे, या 8 PM भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपने हिसाब से जो लिखना लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया कि इक्वल इफ अगर ए लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू हमारा ए है, तो यहाँ पे आना चाहिए OT, नहीं तो नॉर्मल शिफ्ट NS। या भी कुछ और देना चाहते हो या ब्लैंक छोड़ना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कर सकते हो। यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे नीचे तक इसको ड्रैग नहीं कर सकते। क्यों ड्रैग कर सकते? कि अगर मैं यहाँ कॉपी करके नीचे ड्रैग करूँगा तो क्या होगा कि A2 तो बन गया, लेकिन यहाँ C2 भी बन गया। तो मुझे C2 फिक्स रखना है, तो आपको इसमें एब्सोल्यूट मतलब फ्रीज करना पड़ेगा C2 को। किससे? तो $, से। तो हम $, से फ्रीज कर देते हैं, इसमें दोनों तरफ $, लगा देते हैं, या फिर शिफ्ट F4 लगा देते हैं। सो F4 शिफ्ट F4 ओनली 4 F4 दबा दीजिएगा तो दोनों में आपका $, लग जाएगा। अभी क्या है, फिक्स हो गया। जब मैं इसको हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ नीचे तक जो है कॉपी पेस्ट जब करेंगे तो नीचे तक कॉपी पेस्ट हो जाएगा हमारा। कंट्रोल देखिए आ गया नीचे तक, OT NS OT इस देखे। तो ये फ्रीजिंग क्या है आपको फ्रीजिंग के बारे में समझा दे। फ्रीजिंग क्या होता है अभी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 24 लिख रखा है, अगर मैंने इसको यहाँ से इसको लिंक कर दिया किसी फॉर्मूले में, ऐसे लिंक कर दिया तो ये हो गया। अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे अगर पेस्ट करता हूँ तो एक कॉलम नीचे पेस्ट किया तो एक कॉलम मेरा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, F4 हो गया। अगर एक कॉलम में ऊपर जाता हूँ तो एक कॉलम हमारे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे जब करते हैं तो हमारा कॉलम इंक्रीज एंड कॉलम डिक्रीज होता है। ठीक है, ऊपर नीचे करते हैं तो कॉलम इंक्रीज एंड कॉलम हमारा डिक्रीज होता है। इसी तरह से अगर हम कॉलम चेंज करते हैं, अगली कॉलम में पेस्ट करते हैं, तो ये हमारा कॉलम जो है G से F से G बन गया। हम कॉपी क्या किया था, F3 किया था कॉपी ना, और पीछे करता हूँ तो क्या होता है, E हो जाता है। तो ऐसे कॉलम इंक्रीज डिक्रीज होता है। अब इसको एब्सोल्यूट फ्रीज का क्या होता है कि हम अगर फ्रीज कर दें तो उसमें दिक्कत क्या होगा बताता हूँ। मैं यहाँ पे 52 लिखता हूँ, 56 मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, नीचे इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर मान लीजिए कि मैं आगे ड्रैग करूं, अगर मैं इसमें कॉलम के इसमें F के आगे अगर F के आगे $, लगा देता हूं तो क्या हुआ कि अगर मैं कॉपी करके आगे कॉलम चेंज करूंगा तो कॉलम मेरा फिक्स रहेगा। कॉलम हर जगह पे हमारा क्या होगा, F ही रहेगा। नीचे पीछे पेस्ट करूं फिर भी F रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम नीचे कॉपी करते हैं तो क्या होगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए F यहाँ पे क्या था, F7 था, ऊपर देखिए F7 आ रहा है, नीचे जब पेस्ट किया तो क्या हो गया, मेरा F8 हो गया। अगर हम यहाँ पे रो को भी फ्रीज कर दें, किससे, $, लगा के इस रो के आगे $, लगा के फ्रीज कर दिया। अब हम कहीं पे कॉपी पेस्ट करें तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। कहीं भी कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं तो सॉरी यहाँ इसको किया था हमने, कॉपी करके पेस्ट किया तो मेरा रो चेंज नहीं होगा। या सिर्फ हम कॉलम छोड़ देते हैं, सिर्फ रो करते हैं तो ये क्या होगा, जब नीचे हम कहीं रो में ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, रो चेंज नहीं होगा। लेकिन हम कॉपी करके कहीं और ड्रैग करें तो कॉलम मेरा चेंज जरूर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जब भी रेफरेंस जब लिखते थे, रेफरेंस में क्या होता है,
ये होता है आपका GN4, तो G आपका रो है, 4 आपका कॉलम है, तो दोनों इंडिविजुअली होता है। अगर हम यहाँ पे 4 के आगे डॉलर लगा दें तो हमारा रो फ्रीज हो जाएगा, हम नीचे ऊपर कॉपी पेस्ट करेंगे तो रो चेंज नहीं होगा। अगर हम G के आगे डॉलर लगाएं तो हमारा ये हो जाएगा, आपका कॉलम जो है हमारा फ्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रीज करते हैं। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मुझे नीचे ड्रैग करना था, हमारा ये क्या था, हमारा फिक्स है, सी जो वन है हमारा फिक्स है, इसलिए हम यहाँ पे C1 को डॉलर में लगा दिया। इसी तरह से आगे हर फॉर्मूले में हम जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसका यूज करते हैं, तो मुझे हर बार मैनुअली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अगर हम ऐसा सिस्टम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा एक बार से हो जाता है। तो ये फ्रीजिंग का समझ में आया किस तरह से वैल्यू एब्सोल्यूट करते हैं, फ्रीज करते हैं। अभिषेक जी, ज्योति जी, समझ में आया? और समझाना जब कहीं यूज करना तो क्या क्या बोले, समझ नहीं। इसको यूज करते हैं फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट में यूज करते हैं। और कॉपी पेस्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करता हो तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि बढ़ रही है हमारे रेंज को। जब हमने C1 किया, फिर C2, C3, C4 हो रहा है, तो कहाँ पे आपको बढ़ाना है और कहाँ पे आपको नहीं बढ़ाना है ये डिसाइड करना पड़ता है। और जैसे यहाँ पे देखिए, हाँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिक्स करते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमने बोला कि A2 इज ग्रेटर देन C1। अब A2 ग्रेटर देन C1 क्या है, हर किसी के लिए सेम है। हमारा C2 जो है, C1 जो है हमारा हर किसी के लिए फिक्स है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे बढ़ाना नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें A2 की बात करें तो A2 हर किसी के लिए अलग अलग है, तो इसको हमें फ्रीज नहीं करना है। A2 हमारे हर किसी के लिए अलग अलग है, क्योंकि A इसका टाइम होगा, नीचे वाला इसका टाइम है, इसका टाइम है, तो बढ़ाना है। तो जिसको बढ़ाना है उसको फ्रीज कर दो, जिसको नहीं बढ़ाना है उसको नहीं फ्रीज करो। सिंपल मेथड है, ठीक है। आगे और भी फॉर्मूला यूज करोगे तो और बाकी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ओके, आगे चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। सर वो एक बार और रिपीट कर दीजिएगा जो आपने मतलब प्लस करके जो उसमें बढ़ाया था ना MRP में। कहाँ ये सर, इसमें क्या प्लस करके बढ़ाया था मैंने? इसमें तो जस्ट मल्टीप्लाई किया था। A2 का 2%। ये अगर ऐड करना हो तो मुझे उस वाले में कैसे करेंगे? क्या ऐड करना हो इसमें? पर प्लस करना है तो आप ये कीजिए ना कि A2 प्लस A2 का 12%। अच्छा, मतलब मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस कर देंगे। हाँ, प्लस कर दीजिए। आप प्लस मल्टीप्लाई दोनों करना है तो दोनों कर लीजिए। इस तरह से हमने दोनों कर दिया। सर इसको फिर ब्रैकेट में भी बंद करना पड़ेगा? सर बोर्ड मास मेथड तो यूज करना पड़ेगा ना आपको। बनाओ कैसे, उसको कैसे पता चलेगा कि किसका मल्टीप्लाई निकालना है, किसका प्लस निकालना है? सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर कोई टैक्स स्लैब सर मुझे ये पूछना था जैसे कोई टैक्स स्लैब होता है ईयरली, उसमें जैसे सीनियर सिटीजन का अलग होता है, वुमेन्स का अलग होता है, मेंस का अलग होता है, वो अलग है वो चीज। तो उसमें लॉजिकल लगाना होता हाँ, उसमें लॉजिकल लगाएगा, उसको स्लैब इंसेंटिव स्लैब बोलते हैं। तो स्लैब्स में आपको बताऊंगा, उसमें नेस्टेड इफ लगता है 1 by 1। मैं बताऊंगा आपको, आपके है इसमें आज कवर होगी ना तो नेक्स्ट क्लास में कवर होगी, ठीक है। अब मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक बच्चा है, जैसे नेम यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे उनके सब्जेक्ट्स हैं। मान लो कि उसने 6 सब्जेक्ट में पास एग्ज़ाम दिया था, यहाँ पे इसका टोटल, ठीक है। तो सब इसको सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज।
ओके, अब मुझे यहाँ पे पास और फेल देना है। तो इससे पहले भी हमने पास और फेल दिया है, लेकिन इस पहले में क्या था कि पहले में ये था कि पास हमने किसको किया था, यहाँ पे कि जो ग्रेटर देन 40 होते एक इसकी स्कोर था, लेकिन यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो मुझे यहाँ पे टोटल के अकॉर्डिंग नहीं करना है, मुझे किसके अकॉर्डिंग करना है, मुझे करना है कि अगर हर सब्जेक्ट में अगर वो ग्रेटर देन 40 है तो पास हो वरना फेल हो। हर एक सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, यहां अब क्या है कि एक इफ अगर आप लगाते हो तो एक इफ में तो आप एक ही कंडीशन लगा सकते हो। अब मोर देन वन इफ आपको लगाना है, हर इफ में आपको कंडीशंस आपको देने हैं और रिक्वायर्ड कंडीशंस है, तो वहां पे हम यूज करेंगे एंड हमने बोला कि दैट इक्वल टू दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर सेम 1 बाय 1 देना पड़ेगा, याद रखना है, इक्वल टू 40, यहाँ पे 44 हो गया पहला वाला, सॉरी हाँ चेंज कर देते हैं, फिर 40 कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन जो भी करना चाहते हो 40 40 कॉमा दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ओहो सर डी में इक्वल टू छूट गया। कर देता हूँ चेंज सर, मैंने अभी बताया लैपटॉप नया लिया है तो उस पर अभी हाथ बैठा नहीं है, पुराना मिनी लैपटॉप था ना उस पर हाथ बैठा हुआ था, तो यहाँ कीबोर्ड देखने पड़ जाते हैं। ओके हो गया, यहाँ पे फॉल्स आया, फॉल्स क्यों आया कि सारे इन्होंने नहीं हुआ, तो इसमें मुझे लग रहा है कि सब में फॉल्स आ रहा है, एक में ट्रू आ रहा है, बस एक लड़का पास है इसमें सारे के सारे 40 से बड़े हैं, ठीक है। तो ये एंड क्या करता है, एंड आपको ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, जितने भी कंडीशन मैंने इसके अंदर में डाला है सारे कंडीशन को चेक करता है और चेक करने के बाद ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे देता है कि भाई ट्रू ये रहा और फॉल्स ये रहा, ठीक है। फॉल्स कब होगा, तो एक भी कंडीशन मैच नहीं करेगा तो फॉल्स आएगा, ट्रू कब होगा जब सारे कंडीशन मैच होगा तो ट्रू होगा। अब इस ट्रू एंड फॉल्स के बिहाफ पे हम पास और फेल डिक्लेयर कर सकते हैं किसकी मदद से, इफ की मदद से, कि इफ अगर ए ट्रू है तो यहाँ पे आ जाए पास, नहीं तो फेल। यहाँ आ गया पास और यहाँ आ गया फेल, ठीक है। 2 पास है, 2 पास बाकी फेल है, ठीक है। अगर डिविजन्स निकालने हैं तो डिविजन्स कब होगा, मान लो आप डिविजन निकाल रहे हैं, डिविजन में क्या है कि ए आपका ट्रू होना चाहिए, पहला तो क्या है पास होनी चाहिए, पास मान लीजिए ए आपका रिजल्ट पास होना चाहिए, और पास होने के बाद फिर हमारे पास कंडीशन है कि अगर 200 से ऊपर है, ग्रेटर देन 200 है, सॉरी 200 से नीचे है तो फेल होगा, ठीक है। अगर 200 से 300 के बीच में होगा तो होगा 3rd डिवीजन, ठीक है। और फिर 300 से 400 के बीच में होगा तो होगा 2nd डिवीजन, और ग्रेटर देन 400 होगा वो होगा 1st डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन निकालना है आपको, तो यहाँ पे हम इफ लगाएंगे। तो इफ में सबसे पहला कंडीशन होगा कि इफ ए चेक करेगा कि क्या ए इक्वल टू फेल है, अगर ये फेल हुआ तो यहीं पे क्या हो जाएगा, फेल शो कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ देन अगेन इफ लगेगा, इफ ए जो हमारा है क्या ए लेस देन टू 200 है, अगर ऐसा हुआ तो यहां पे फेल शो होगा, ऐसी की जरूरत नहीं थी फिर भी हमने दे दिया। फिर इफ अगर ए लेस देन
इक्वल टू 300 हुआ तो यहां पे आएगा थर्ड डिवीजन। फिर कंडीशन लगा कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू, अगर वो 400 हुआ तो क्या आएगा, सेकेंड डिवीजन। फिर अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू, एक्चुअली ग्रेटर देन 400 हुआ तो क्या है, फर्स्ट डिवीजन। और एंटर मार दिया, फेल आ रहा है। देखिए सेकेंड डिवीजन आ रहा है 382 आ रहा है, ये फर्स्ट डिवीजन 417 है। तो हमने क्या कंडीशन दिया, हमने 1 by 1 इसमें कंडीशन देते चले गए। तो पहला कंडीशन यहां पे ये है कि अगर J2 इज इक्वल टू फेल, अगर J2 फेल है तो यहीं पे फेल शो कर दे और यहां से फिर आउट हो जाए। इसमें क्या है कि पहला एप दूसरे एप के फॉल्स पार्ट में, किस पार्ट में, फॉल्स पार्ट में, कि अगर J2 इक्वल टू फेल तो फेल शो कर दे और बाकी को डिस्प्ले ही ना करे, यहीं से बाहर आ जाएगा, ये बाकी आगे शो ही नहीं करेगा। ऐसा अगर नहीं हुआ देन क्या करें कि अगर H2 लेस देन 200 है तो भी फेल शो कर दे, अगर 110 हुआ 115 हुआ तो यही से फेल शो हो जाएगा। देन अगर ऐसा नहीं हुआ 200 से ज़्यादा है तो अगला इफ को फॉरवर्ड करेगा, फिर चेक करेगा क्या 300 है, 300 से नीचे है, अगर 300 से नीचे है तो थर्ड डिवीजन शो करेगा और यहीं से बाहर आ जाएगा, अगला इफ नेक्स्ट इफ को चलाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं हुआ देन ये चलेगा आपका कि क्या है 400 से कम है, अगर 400 से कम है तो सेकेंड डिवीजन आएगा, अगर नहीं 400 से भी ज़्यादा है, कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फिर इसको चेक करेगा कि क्या है 400 से ज़्यादा ऐसा है तो यहाँ पे वो फर्स्ट डिवीजन शो करेगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये आपको कंडीशंस हुए। तो ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर देता हूं, आप लोग इस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, फिर मैं कल आपको एडवांस इफ फॉर्मूले बता देंगे। ठीक है, एडवांस इफ की फॉर्मूले अगली क्लासेस में हमारी होगी। ठीक है, ये फाइल मैं आप लोगों को भी मेल कर देता हूं, ये मिल जाएगा आपको। फिर कल मिलते हैं सेम टाइम।